साथियों नमस्कार। राजस्थान राज्य का जिला भरतपुर और भरतपुर का कस्बा है डीग, जल महलों का शहर डीग। राजस्थान सहित देश के इतिहास में डीग की खूब चर्चा होती है और अभी भी जब रंगीन फव्वारे इस कस्बे में चलते हैं तो दूर दराज से लोग देखने आते हैं। अभी 5-6 दिन पहले हम डीग आए थे तो हमारी मुलाकात सुमन शर्मा से नहीं हो पाई थी। आपकी स्क्रीन पर अब सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं सुमन शर्मा। सुमन का आरएएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 में चयन हुआ है। इसी कड़ी में हम इनसे मुलाकात करने के लिए अभी गोवर्धन से चल के डीग पहुंचे हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस संवाद को थोड़ा सा तार्किक, रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आपके जो कमेंट्स होंगे वो हमारी मदद करेंगे। सुमन जी, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपके जीवन में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कहाँ से शुरुआत होती है? सर, इसकी शुरुआत मैंने ग्रेजुएशन के टाइम की थी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे सेवा के बारे में पता चला था, तो तभी मैंने इस सेवा में जाने के लिए सोच लिया था। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने नॉन कॉलेज किया, प्राइवेट एजुकेशन से। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए साथियों कि कई बार चर्चा होती है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ऐसा लोग कहते हैं, या फिर चर्चा में ये बात आती है कि अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो ऐसी परीक्षाओं की तरफ ज्यादा जाते हैं। सुमन की एकेडमिक स्थिति जो है ग्रेजुएशन की, वो एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में है और प्राइवेट रहते हुए घर पर ही। जी। प्राइवेट के पीछे क्या कारण है? डीग में तो एजुकेशन का काफी अच्छा माहौल है। सर, प्राइवेट के मेन तो यही था कि जैसे हम लोग पहले सवाई माधोपुर रहते थे, अच्छा। यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पे प्रॉपर किसी कॉलेज की नॉलेज नहीं मिल पाई और उस टाइम जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं तो उस टाइम वो मतलब अच्छा है कि टाइम बिल्कुल कम बचा था और आपको आनंद फानंद में प्राइवेट में ही एडमिशन लेना पड़ा। प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में ही आपको क्या इंसिडेंट होता है कि आप आरएएस की तरफ मुड़ जाती हैं? सर, इसका इंसिडेंट तो यही है कि जैसे हम अपने समाज में देखते हैं महिलाओं की जो एक स्थिति होती है, उनको जो प्रॉपर एक राइट्स होते हैं या वो क्या करना चाहती हैं, क्या उनके निर्णय होते हैं, तो उनमें उनको दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है, जो हम सभी लोग जानते हैं। तो उसके लिए भी मुझे था कि एक ऐसी सेवा में मैं जाऊं जिसमें मैं अपने साथ और भी महिलाओं को जागरूक कर सकूं, जिससे वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें और एक उदाहरण पेश कर सकें समाज के सामने। उससे पहले की एकेडमिक स्थिति कहाँ की है आपने? 12th 10th कहाँ से किया? सर, 12th मैंने विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीग से ही किया है। अच्छा। और मैंने 10th सवाई माधोपुर से कंप्लीट किया। अच्छा, तो पिताजी की सर्विस के साथ साथ जहाँ वो रहे हैं आप रहते आए हैं। ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहे? सर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट थे। अच्छा। दाऊजी पारा सर हैं, तोताराम हैं, बीएस गुर्जर हैं और राज मुरलीपुर, कई लोगों ने आपके चयन पर बधाई आपको दी है। एक बार आप इनको धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या उससे पहले ही आपने इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया था? सर, मुझे ग्रेजुएशन के बाद पता था प्रशासनिक सेवा में जाने का हमें अवसर मिलता है, तो मैंने जो लास्ट ईयर था तो उसमें प्रयास ज्यादा कर दिए थे कि नहीं, मुझे इस प्रशासनिक सेवा में जाना है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। अच्छा। तो उस दौरान मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। जी। फिर कहीं घर से बाहर गए या आरएएस की तैयारी भी घर पर रह करके ही की? नहीं सर, उसके लिए मैं जयपुर गई थी और जयपुर में मैंने प्रॉपर तैयारी की थी और वहीं से मैंने एमए भी किया था। अच्छा, साथ साथ में एमए भी किया है और कोचिंग कोई लिया या वहाँ अपने सेल्फ? कोचिंग ली हुई है। अच्छा, तो कोचिंग लेना और नहीं लेना, इन दोनों के अंतर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर किसी को प्रॉपर पहले से गाइडलाइन मिली हुई है और उसको पहले इस परीक्षा का पूरा नॉलेज है तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ होकर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी परीक्षा पहले प्राइवेट रही हुई थी, तो इस चक्कर में मुझे एक गाइडेंस की बहुत जरूरत थी उस टाइम पे, और सब्जेक्ट इसमें काफी होते हैं तो उनका एक प्रॉपर नॉलेज भी मुझे चाहिए था। तो इसलिए उस टाइम मुझे कोचिंग लेना ज्यादा जरूरी लगा। आपको लगा कि एक प्रॉपर जानकारी हो जाए सिलेबस की
और एक टीचिंग मार्गदर्शन मिल जाता है मार्गदर्शन शिक्षकों जो के मिल द्वारा। जाए। ये आप कौन सा प्रयास था सर, जिसमें ये आप मेरा सफल हुई हैं? दूसरा प्रयास था। दूसरा प्रयास है, तो इससे पहले 2016 वाला आपने दिया, 2016 उसमें आप कहाँ तक पहुंची? सर उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया था, मुझे अच्छा, 10 प्री ही नंबर- निकला उसमें। प्री निकला था, 10 मेंस- नंबर कट ऑफ से थोड़े कम आए अच्छा थे। अच्छा, मेंस में 10 नंबर से आप रह गई हैं। तैयारी का क्या प्रोसेस आपने व्यक्तिगत अपने जीवन में किस स्टेप कैसे आपने पार किए हैं? जी सर उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे हमारे पास सबसे पहला चरण होता है प्री, तो हमें सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए हाँ। कि सिलेबस क्या है और आपके पास क्या सोर्स उसके उपलब्ध हैं जो आप पढ़ सको। तो आपको ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है, जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है। आपको प्री का अगर एक सबसे पहले तो आप मेंस पे इतना फोकस कीजिए कि प्री आपका इजीली निकल जाता है। तो आप मेंस का जो एक सिलेबस है पूरा, तो उसकी प्रॉपर तैयारी कीजिए। लगभग 1 साल आपको इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान लग जाता है। अमन फौजदार आपसे कोचिंग का नाम जानना चाहते हैं कि आपने किस कोचिंग से तैयारी? मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से की थी, 2016 में मैंने कोचिंग ली थी। 18 के लिए कुछ नहीं 18 किया वाले था? प्रयास में मैंने कोई कोचिंग नहीं कोई ली, कोचिंग सेल्फ नहीं किया था। सेल्फ किया है जो कुछ भी किया है। एक बात अभी आपने कही कि प्री की तैयारी करते समय मेंस पर फोकस रहना चाहिए, जी। क्या इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे हमें पता है कि हम प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो प्री और मेंस, तो हम देखते हैं कि मेंस का सिलेबस ज्यादा बड़ा होता है प्री के बजाय, और मेंस का जो है वो आपका मार्किंग डिसाइड करता है। प्री सिर्फ एक क्वालिफाई होता है, क्वालिफाइंग है वो, तो आप मेंस पे इतनी पकड़ रखो कि जैसे प्री आने वाला आता है तो उसके 1-2 महीने पहले आप अच्छे से पहले ही वो चीजें पढ़ चुके होते हो, तो आप रिवाइज कर पाते हो और पूरी तरीके से प्री में डेडिकेटेड हो जाते हो। तो मेंस पे आप इतनी पकड़ बनाओ अपने, जो भी आपके पास टाइम है, तो आपका प्री भी इजीली निकल जाता है। ये काफी बढ़िया बात आपने की है। कई लोग प्री की तैयारी में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और फिर झट से जब मेंस आ जाता है तो उनके साथ दिक्कत होती है। सर क्योंकि मेंस में क्या है, हमें रिटन प्रैक्टिस करनी होती है और सिलेबस बहुत बड़ा होता है मेंस का, सब्जेक्ट बहुत होते हैं, लगभग 20 से 23 सब्जेक्ट होते हैं, तो इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है कि हम राइटिंग भी करें, हम रिवीजन भी करें, पढ़ भी पाएं। तो आप मेंस पर पहले फोकस करो और फिर आपके जो 2-3 महीने रह जाते हैं प्री के, तो आप उस टाइम प्री डेडिकेटेड हो सकते हो और आप माइंडली रिलैक्स होते हो उस टाइम पे। हाय तौबा नहीं मचती है दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक थोड़ा सा सुमन आप इस विषय पर फोकस करके बताएं, किताबें कितनी पढ़नी चाहिए? मतलब कई लोग होते हैं, 1-2 लोग हमने देखे हैं ऐसे, कमरा भरा हुआ है किताबों से, बेड पर किताब, सोफे पर किताब, कुर्सी पर किताब, टेबल पर किताब, ये क्या है ये झमेला? सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ ऑथेंटिक किताबें आती है जो हम सबको पता होता है स्टूडेंट्स को, तो आप, मेरा ये मानना है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ डालो बजाय 10 किताबों को एक बार पढ़ने के। टॉपिक वही होता है, तो आपको टॉपिक पढ़ना है, ना कि किताबें। आपको हर किताब में अलग अलग मटेरियल मिलेगा, लेकिन जो आपका टॉपिक है, भारतीय संविधान ले लो, तो संविधान आपको एक, आपने ऑथेंटिक बुक ले ली तो आप उसी में उसको इतना बार पढ़ लो कि आपको वो मेमोराइज हो जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और clear आपकी स्मृति में वो चीजें जी। कंठस्थ हो जाएं। जी। और कोई बात इस दौरान जो आपको लगती है कि ऐसे परीक्षार्थी जो आने वाले दिनों में, हालांकि अब आज से जो फॉर्म भरे जाने थे उनको आरपीएससी ने रोक दिया है किन्हीं कारणों से, लेकिन 2021 की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आप कोई कॉमन सी बात क्या बताना चाहेंगे? मैं कॉमन सी बात यही बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो और आप पूरी तरीके से इसमें डेडिकेटेड हैं, तो आपको इस पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि हम देखते हैं आजकल सेल फोन का यूज हम बहुत करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उससे आपको कट के रहना होगा जब तक कि आपका परिणाम नहीं आ जाता। आप पूरी तरीके से तीनों चरण पूरे नहीं कर लेते, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम वहां चला जाता है। तो आप एक तरीके से अपने को पूरी तरीके से डेडिकेट करके इस परीक्षा में दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम और पेशेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। परीक्षा की अवधि 3 से 4 साल की हो जाती है और इस दौरान पेशेंस बना के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन एक काफी बढ़िया बात आपने जो कही, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखना, जबकि आजकल तो इसी में उलझा हुआ है आज की पीढ़ी, आज का युवा, सब कुछ। कैसे आप पहले थी सोशल मीडिया पर? मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन जब मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा था तो सोशल मीडिया से हम कट जाते हैं। हम अपने रिलेटिव्स वगैरह, आज मैं उनसे मिल सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, लेकिन जो एक हमारा एक बहुत शॉर्ट टाइम होता है कि इस टाइम में हमें प्रिपरेशन करनी है,
तो आप सोशल मीडिया से अपने आप को अलग कर लो। और हमने ये भी चीज देखी है, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो परीक्षा को लेकर ही काफी सारे ऐसे रूमर्स उड़ाए जाते हैं हाँ। कि ऐसे हो रहा है। तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कब कौन सी परीक्षा स्थगित हो रही है, क्या हो रहा है, उसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं होता। और वो बड़े स्तर पर वो सूचना अखबार में प्रकाशित हो ही जाएगी अगर कोई बड़ी सूचना होगी। बड़ी कोई सूचना होगी तो। जी। लेकिन अब एक अपना अनुभव वो बताइए कि जब आपको सोशल मीडिया से खुद को दूर करना पड़ा होगा, जी। पहले अपनी उंगलियां खूब चलती होंगी जी। और फिर उंगलियों पर विराम लगाना पड़ा होगा, कितना कठिन था वो समय? वो एक तो कुछ टाइम तो लगता है कि हम थोड़े बार बार फोन पास में रखा है, लगता है कि इसको जी, लेकिन देख मैं लें। क्या करती थी कि मैंने सोशल मीडिया के जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं मैंने वो डीएक्टिवेट कर दिए, जिससे मेरा फोकस रहे। मैंने व्हाट्सएप तक अनइंस्टॉल कर दिया था। अच्छा। जी। और जैसे किसी के फोन वगैरह आते थे, दोस्तों के, फैमिली के, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के फोन अटेंड करती थी जो मतलब मुझे लगता था, जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे भाई हो गए, इनके। बाकी मैं ऑल टाइम अपना फोन स्विच ऑफ भी रखती थी, जिससे मुझे कोई किसी प्रकार का दिमाग मेंटल स्ट्रेस ना पर हो। स्ट्रेस कोई नहीं आए, क्योंकि पता नहीं किसी से बात करते करते भी हो सकता है कोई जी। डिस्टर्ब जी। इतना कर दे कि आपको दिन भर उसी की कही बात की वजह से मानसिक संतुलन जो है वो। और जैसे हमारे और भी लोग क्लोज होते हैं, दोस्त वगैरह, तो आप उनसे 10-15 दिन में बात कर सकते हो। लेकिन डेली रूटीन में जो आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे समय की बर्बादी है, तो ये हमें रोकनी होती है। थोड़ी सी कोई टिप्स आप लोगों को दें, कि बीच में चर्चा चल गई सोशल मीडिया की, बहुत ध्यान खींच रहा है लोगों का, और ध्यान के साथ साथ समय बहुत जाया कर रहे हैं इस पर। आज की युवा पीढ़ी तो दिन में, लड़कियां भी कम नहीं हैं, जब तक 4 बार सेल्फी दिन में नहीं अपडेट हो जाए, तो थोड़ा सा आप उनको क्या कहेंगी कि वो अपने आप को कैसे। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर इस बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक तो फोकस होना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए, प्रॉपर नहीं लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको उसमें विराम देना होगा। जैसे अब मेरे इसमें सिलेक्शन हो गया है तो अब मैं खूब चला सकती हूँ, फ्री होते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप डबल माइंड लेके नहीं चल सकते। या तो आप परीक्षा पे फोकस कीजिए कि मुझे निकालना ही है, तब तो आप उससे अपने आप को कुछ टाइम के लिए कट कर दीजिए, आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। बीच बीच में चेक भी कीजिए, जैसा आपको अगर ज्यादा हैबिट है, लेकिन आप रेगुलर जो रूटीन है उसमें से कुछ घंटे कम करते जाइए। तो यही मैं कहना हाँ, यही है। और इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस से खुद को भी डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। फोन आदमी की जिंदगी हो गया है एक तरह से, और उससे अपने आप को दूर रखना कई बार उसके लिए मुसीबत भरा होता है। थोड़ी सी चर्चा आप करते हैं, ऐसी परीक्षाओं में साक्षात्कार जो होता है उसका बहुत महत्व है। आपका साक्षात्कार कब हुआ था? मेरा साक्षात्कार 25 जून 2021 को हुआ था। आपका साक्षात्कार उस घटना से पहले हो गया है जो 8-9 जुलाई को एक रूमर तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉपर एक इंटरव्यू को ही लेकर के एक मामला था कि, और अब तो उसके बाद तो कई ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं कि अभ्यर्थी जो हैं वो पैसे के माध्यम से भी इन परीक्षाओं में प्रवेश करते हैं। ये खबर जब 8-9 जुलाई को आपने फेस की, अखबारों में छपा है, फ्रंट पेज छपा है, क्या आपका रिएक्शन रहा? आप साक्षात्कार दे चुकी थी उस समय। हाँ, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ऐसे रूमर्स उठते रहते हैं, तो अभी इसकी पूरी जांच चल रही है, तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जांच प्रक्रिया नहीं, जांच तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन खबरें विस्फोट हुई, पूरा जो एक कर्मचारी है आरपीएससी का, वो 23 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है, ऐसी चीजें, एसीडी जो है वो काफी सक्रिय हो जाती है, और भी कई खबरें आती हैं कई और अभ्यर्थियों की। एक बार तो दिमाग पर असर आया ही होगा। जी, उस टाइम मुझे बस यही लगा था कि इस चक्कर में जो अभी कुछ इंटरव्यू बचे थे 3-4 दिन के, तो कहीं उन पर प्रभाव ना पड़े। हाँ, पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया पर पूरी प्रभाव प्रक्रिया नहीं प्रभावित हो जाए। पड़े। और जैसे कि अभी मैंने अपना पूरा फोकस जो मैंने बोला था मेंस में रखी है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता। हाँ। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपको बस वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, आपसे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आप उनका जवाब देना है, लेकिन रिटर्न हमारे हाथ में होता है। हम जो पढ़ते हैं हमें वो लिखना होता है। तो आप मेंस पे इतना फोकस कीजिए। जैसे अभी मैं अपना बताऊं तो मेरे मेंस में 400 के समथिंग नंबर थे, अच्छा। इंटरव्यू में मुझे 50 के समथिंग नंबर मिले। अच्छा। तो मेरे इंटरव्यू का रोल थोड़ा कम हो गया और मेरे मेंस जो था उसने मुझे सिलेक्शन दिलवाया इसमें। लखन सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं, आई एम आल्सो बिलोंग्स टू डीप, सो प्राउड ऑफ यू बिटिया। आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। लोकेश सिंह जी का एक सवाल है कि ग्रेजुएशन में 40% अंक आरएएस की परीक्षा देने के लिए जरूरी होते हैं? नहीं, ये एक
चला था एक टाइम पे कि ऐसा कुछ पैटर्न बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें 100 ही है और वो मेंबर्स आपको नंबर देते हैं जो भी नहीं आपका- ये उसमें ग्रेजुएशन में कितने अंक होने चाहिए जो परीक्षार्थी परीक्षा दे पाए ये आरएएस? शायद 50 प्लस के आसपास है। अच्छा 50 अच्छा, या 55, लेकिन 50 है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 50% अंक जी। है। ये यही जानना चाह रहे हैं कि वो 40% मार्क्स एलिजिबल हैं क्या योग्यता के लिए? तो 50 है वो 50% जी। जो है। आपसे कैसे सवाल बोर्ड में पूछे गए थे? जैसे कि मैं भरतपुर से हूँ और डीक से हूँ, तो मुझसे डिस्ट्रिक्ट से कोई सवाल नहीं आया था और मैंने हिस्ट्री में नेट किया हुआ है, तो मेरा जो मेन इंटरव्यू का था वो हिस्ट्री पर चला था। तो मुझसे हिस्ट्री के बारे में पूछा गया था और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया था कि आप क्या करेंगी और ऐसे आप में क्या गुण हैं जो आप कर सकती हैं। तो बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। बाकी मेरा हिस्ट्री था, उसमें ही चला था 15-20 मिनट के लगभग। हमारी सुमन कई लोगों से चर्चा हुई है भरतपुर जिले में, तो सबका ही कहना है शायद ही किसी से जिले और उसके रेजिडेंस के इलाके से कस्बे से इस बार शायद कम सवाल पूछे गए हैं, जबकि ऐसी संभावना बनी रहती है कि व्यक्ति के जिले से, उसके कस्बे से, उसके इलाके से जुड़े हुए कुछ ना कुछ सवाल जो है पूछे। सबसे सरल सवाल कौन सा था जो आपके लिए बहुत सहज था उस कमरे में? मुझसे एकदम सीधा पूछा गया था कि अगर आपको इस कुर्सी पे बैठा दिया जाए, आप एसडीएम बन जाते हो, तो आप ऐसे कौन से 3 काम करोगे जो आपकी प्रायोरिटी है। तो मुझे ये बहुत काफी सरल लगा था कि पहले तो मैंने यही बोला था कि जहाँ पे भी मुझे पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ पे जो स्थानीय समस्याएं होती हैं लोगों की, जल, पानी और सड़क, बिजली, तो मैं एक तो स्थानीय दौरा करके वहाँ की स्थानीय समस्याओं को जानने की कोशिश करूंगी। दूसरा, महिलाओं की स्थिति क्या है, महिला शिक्षा एवं जागरूकता। और तीसरा मुझे ये था कि प्रशासन में जनता की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सके। तो ये बहुत ऐसा सवाल जिसने आपके दिमाग को सन्न कर दिया उस कमरे में? सर ऐसा तो कोई सवाल नहीं था, बस एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई थी, तो उस टाइम मेरे दिमाग से वो निकल गया था, तो मैंने सॉरी बोल दिया उसके लिए। इतिहास पर ही इंटरव्यू को केंद्रित कर दिया फिर उन्होंने आपके सब्जेक्ट को देखते हुए। बाकी इंटरव्यू में काफी अच्छा माहौल होता है, पैनल काफी सहज होता है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, तो इतना ज्यादा भी एक डर होता है वो नहीं होता वहाँ। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसे ही वहाँ पे हाँ, कॉमन नॉर्मल वातावरण में वो मदद भी करते हैं, खूब सारी मदद करते हैं परीक्षार्थी की। कोई मॉक इंटरव्यू आपने फेस किया उससे पहले? जी, मैंने सम्यक है जयपुर में, वहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया हुआ है। उसमें और उसमें कितना अंतर आपको लगा? बल्कि जो मैंने ये देखा है कि जैसे हम कोचिंग में मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो वहाँ पे हमारे टीचर्स बैठे होते हैं, हाँ। तो वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा पूछ लेते हैं हमसे और कई बार हमारी चीजें मतलब कमियां भी हमें बहुत बताते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा सहज माहौल होता है आरपीएससी में और वो काफी अच्छे से आपसे डील करते हैं। अगर आपको कोई चीजें नहीं आ रही होती हैं तो वो इजीली बोलते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, आपकी नॉलेज में। हाँ, उस समय आपके चेहरे के हाव भाव क्या हैं, पेशेंस कितना आप रख पा रहे हैं, इस पर नजर ज्यादा रहती है उनकी, क्योंकि एक अधिकारी को पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो वो पब्लिक में सहज रह पाएगा या नहीं, ये चेकिंग उनकी ज्यादा रहती है। इस अवधि में, इस पूरी 3 साल की अवधि में कोई ऐसा क्षण, ऐसा कोई दिन जब आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया हो? ऐसा तो हर चौथे 5वें दिन लगता था, क्योंकि हम जब प्री के फॉर्म भरे गए थे तो 6 से 8 लाख बच्चों ने भरा था और उसी टाइम शायद 40 की अवधि की गई थी परीक्षाओं में, तो एक ये था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, सीटें बहुत कम है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो हर चौथे 5वें दिन ऐसे लगता था हमारा कहाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन हमें बस अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और जो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अच्छा करती है कि हमें क्या हमने पढ़ा था, क्या हमें याद आ रहा है। तो ये चीजें हर स्टूडेंट को फेस हर चौथे 5वें दिन जब वो घंटे आधे घंटे के लिए बुरा वक्त दिमाग पर हावी होता था, उससे उबरने के लिए आपने किस पद्धति का, किन चीजों का सहारा लिया? उसके लिए या तो मैं योगा और मेडिटेशन करती थी, गार्डन में चली जाती थी, नहीं तो मैं गाने सुना करती थी जो आपको मोटिवेट करते हैं। उससे क्या होता है, आपको ये पता होता है कि जो होगा देखा जाएगा, बस हमें अपना फोकस और अपने प्रयास पूरे करने हैं। तो गाने सुन सकते हो आप, योगा मेडिटेशन कर सकते हो, तो उससे काफी रिलीफ होता है। आपके डी के ही रहने वाले हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो इस समय दिल्ली में हैं। नगर से पवन चौथानी हैं, यतेंद्र कटारा हैं, लोकेश सिंह हैं, कई लोगों ने आपको
बधाई दी है, एक बार इनको बीच में धन्यवाद आप दीजिए। तो ये बढ़िया बात आपने बताई कि एक परीक्षार्थी महीने 2 महीने में ही होपलेस नहीं होता है, सप्ताह में 1 आध दिन उसके लिए ऐसा होता है कि उसे लगता है कि ये लॉन्ग प्रोसेस जो है इसे कम करने का कोई उपाय आपके दिमाग में है कि ये परीक्षा इतनी 3-4 साल की अवधि जो लेती है ये भी परीक्षार्थियों को पजल्ड करती है? इसका बस यही है कि जैसे एक हमने देखा है कि कई बार हाईकोर्ट में भर्ती फंस जाती है, बच्चे रिट न्यायालय की शरण में आरपीएससी की भर्तियां बहुत फंसती तो हैं। आरपीएससी में जैसे कि हमने देखा है कई बार कट ऑफ का कुछ मामला हो जाता है, तो इनको पहले से ही तय कर लिया जाए जिससे कि एक भर्ती को 3-4 साल नहीं लगे और बच्चों का पेशेंस जो है कहीं ना कहीं जवाब देता ही है। तो बस इस प्रोसेस को एक जैसे एक कैलेंडर फिक्स हो जाए, एक टाइम फ्रेमिंग जो है वो हो जाए कि यहाँ प्री होगा, यहाँ मेन होगा और यहाँ इंटरव्यू है। जो भी कट ऑफ वगैरह का मामला होता है वो पहले से एक पैनल बना के सॉर्ट आउट कर लिया जाए जिससे बार बार उसमें टाइम वेस्ट जो है वो नहीं हो इस अवधि में। एक और बात सुमन थोड़ा बताएं कि ऐसे परीक्षार्थी जो बेरोजगार हैं जैसे आप और एक ऐसे जो इन सर्विस रहते हुए परीक्षा देते हैं, इन दोनों के स्वभाव व्यवहार में परीक्षा की अवधि के दौरान क्या कुछ चल रहा होता है? सर जैसे बेरोजगार होते हैं उनका पूरा डेडिकेशन हो जाता है, लेकिन जैसे इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है तो वो बहुत होपलेस भी होते हैं और अदर सर्विसेज में जाने के लिए भी अप्लाई करते हैं, पेपर देते हैं, तो वो भी जरूरी होता है। लेकिन जो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं तो उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है तो वो फ्रीली माइंड से आप पढ़ सकते हो। लेकिन समय की कमी होती है उनके पास। लेकिन 3 से 4 घंटे आप पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 2 साल तो इसमें चाहिए होता है क्योंकि आप 6-7 महीने में पूरा प्री मेंस का सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। तो पूरा 1-1.5 साल की मेहनत होती है, तो आप 4 से 5 घंटे भी अगर डेली निकालते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो टॉपर्स हैं या और हैं सब सर्विस में ही थे, कोई टीचर थे या कोई इनकम टैक्स। हाँ, अधिकांश लोग जो हैं इन सर्विस वाले ज्यादा हैं, तो जॉब सिक्योरिटी उनको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स रखती है। और जैसे एग्जाम नजदीक होता है तो आप लीव ले सकते हैं। हाँ, छुट्टियां महीने 2 महीने 3 महीने की आप छुट्टी भी जो है वो ले सकते हैं। और कोई बात जो आप अपने अनुभव से लोगों को बता पाए? बस मैं ये कहूंगी कि जिस दिन आप इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए कि आप इसमें सेलेक्टेड हो सकते हैं। आपको बस एक सीट चाहिए जो आपके लिए है, एक सीट मेरे लिए सुरक्षित है। आपको बार बार जो आपका दिमाग इधर उधर होता है, आपके दोस्त या रिश्तेदार कुछ कहते हैं कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी मेहनत को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपका रिजल्ट उनको बता दे कि मेरा होगा या नहीं होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ये कहावत जो है वो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए काफी स्ट्रांग उनकी मानसिकता को बनाती है। जैसे फीमेल है, मैं उनके लिए भी यही कहती हूँ क्योंकि फीमेल्स होती हैं तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, तो पेरेंट्स पे या रिलेटिव्स पे होता है कि शादी करनी है, वो करनी है, लेकिन आप सिर्फ अपना डेडिकेशन रखो और हम में से किसी एक आम आदमी का ही सिलेक्शन इसमें होता है। बस आप तैयारी इतनी अच्छी रखो कि आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखे और जिससे जो भी लोग आप पे सवाल उठाते हैं, कुछ उठाते हैं, तो रिजल्ट उनको चुप कर दे। ये बात आपने स्वतः छेड़ी है। आपके ऊपर भी क्या कोई ऐसा प्रेशर था? नहीं, लगभग जैसे कि 3 साल हाँ, प्रोसेस लंबा होता है। घर वालों की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। हाँ। अंशु खंडेलवाल एक चीज जानना चाहते हैं, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के 50% से काम चल सकता है क्या परीक्षा देने वाले के लिए? इसमें जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन ही मेन है जी। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका कोई मैटर नहीं करता, आपको ग्रेजुएशन का ही इसमें मेन रोल है। ये लोकेश जो है लोकेश सिंह, 2-4 किताबों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हालांकि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, कॉमन सी ही किताबों का क्राइटेरिया है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए आप। जैसे पॉलिटी है तो हम सभी जानते हैं, हम लक्ष्मीकांत जी के ही इर्द गिर्द पॉलिटिकल सिमट रही है। हाँ। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र और इम्तियाज अहमद की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी आप अरिहंत ले सकते हैं, राघव प्रकाश हिंदी की होती है, और इन सब में भी आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक होती हैं, आप उनको पढ़ें। आप 8वीं से लेकर 12वीं तक की, तो वो भी आपको काफी बेनिफिट्स देती हैं इसमें। डब्बू मुदगल है, वो आपसे रैंक जानना चाहते हैं, आप चाहें तो बता दें। जी, मेरी रैंक 312वीं है।
तो इसमें कहाँ आप वो जो जगह है उनके हिसाब से कैलकुलेशन आपने लगाया होगा, जी, जी। कहाँ आपको मिलने की संभावना है? जैसे कि मैंने थर्ड पे आरटीएस और फोर्थ पे अकाउंट्स डाला है, तो मुझे या तो स्टेट सर्विस या फिर आरटीएस का मुझे पूरा वो है कि ये हाँ। मिल सकता है। वो जो है मिल सकता है आपके लिए। अशोक बघेल जी हैं और लक्ष्मण सिंह जी हैं। अशोक, ये कई लोग आपको बधाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनको एक बार बीच में आप धन्यवाद आप सबके लिए दे दें। एक और चीज है सुमन की, कई लोग कहते हैं कि अच्छा जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, एक होता है कॉमन एकेडमिक सेकंड क्लास, एक होता है थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, और एक होते हैं कई बार मेरिट होल्डर विद्यार्थी हैं। जी। आप क्या कहेंगी कि ऐसी परीक्षाएं सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी हैं क्या? बिल्कुल है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, मेरा इतना हाँ। ज्यादा अच्छा है एकेडमिक भी नहीं है। हाँ, कई बार मैं फर्स्ट भी आती थी, तो कई बार मैं 10वीं रैंक पे भी आती थी। तो मेन होता है आपकी पढ़ाई करने का तरीका, और जैसे कि इसमें क्राइटेरिया ही 50% है। जैसे मेरे ग्रेजुएशन में 53% थे, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट की वजह से रह गए या कुछ और कमियां रही होंगी, लेकिन वो मैटर नहीं करता। और आपका चाहे आप मेरिट होल्डर हो तो भी आपको बेनिफिट है, लेकिन आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो इस परीक्षा में सिर्फ आपकी मेहनत देखी जाती है कि आप इसमें अपना कितना 100% देते हैं, कितना। आप नंगला खो से हैं क्या? हाँ, ये लेखराज गुर्जर हैं, खो वाले, वही पूछ रहे हैं कि ये बहन जी जो हैं नंगला खो से हैं क्या? कविंद्र शर्मा जी का एक सवाल है, और ये एक बड़ा रोचक सा सवाल है कि व्यक्ति चाहता है कि उसे ये पता चल जाए कि कितने दिन कितने घंटे की तैयारी से वो आरएएस परीक्षा पास कर लेगा। जैसे कि अगर आप घर पे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग से लेके आपको कम से कम 10 घंटे 12 घंटे घर पे आपको निकाल सकते हो आप। और अगर आप सर्विस में हो तो आप डेली के अगर 4 से 5 घंटे निकालते हो, जैसे शाम को और सुबह, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जो 8 से 10 घंटे की परीक्षा है उसमें 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई है वो आपको नियमित रखनी है। आप एक दिन ले सकते हो 15 दिन में कि आपको रिलैक्स करना है, आपको थोड़ा आराम लेना है, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है। ये नहीं आपने एक दिन 14 घंटे पढ़ ली, दूसरे दिन आपने 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं की, ये नहीं होना चाहिए। ये जो सिस्टम है कि 2 दिन 18 घंटे, और नहीं, 18 घंटे तो नहीं, क्योंकि हाँ, आपको हाँ, नींद भी जरूरी होती नींद है। भी जरूरी है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं खुद 7 घंटे सोती थी। हाँ हाँ, नींद शरीर को रिलैक्स करने के लिए नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। माइंड भी थकता है, शरीर भी थकता है। एक कॉमन सी बात है कि श्रेय तो खुद की मेहनत को ही जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप किन किन को इस सफलता के लिए थोड़ा सा क्रेडिट बांट दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो ईश्वर है जिसका जो हमेशा आपका साथ देता है, आपकी उस पर आस्था बनी रहती है, और माता पिता हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप करिए, और भाई बहन है या जो और भी मेरे दोस्त हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग करते हैं। इसी के साथ हर उस व्यक्ति का आपके सफलता में योगदान होता है जो आपको कई बार आपको नेगेटिव विचार भी देते हैं ना, तो आप ये सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे करना है और मुझे इनको चुप वो भी करना है। प्रेरित कर रहा है चाहे आपको, वो- जैसे टॉन्टिंग कर जी, रहा है आपके जी, ऊपर। जी। तो मैं उन सभी को क्रेडिट देना चाहूंगी जो सब मुझसे जुड़े हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो बस यही है कि आप तैयारी कीजिए, और आप जो भी चीजें आपके दिमाग को विचलित करती हैं उनको दूर रखिए, उनसे अपने आप को बचा करके रखिए, कहीं वो आपको आपका समय जाया नहीं कर और दें। वो चीज फोन से हो सकती है, क्योंकि वो फोन पे- एक ही चीज है जो दूसरों से आपको जोड़ेगी, और जोड़ेगी तो हो सकता है कि फोन कटने से 10 सेकंड पहले कोई बात ऐसी किसी के मुंह से निकल जाए और वो आपको घंटे 2 घंटे खराब कर दे। कविंद्र शर्मा जी हैं, उनका कहना है कि वो एक टीचर हैं जी। और प्रयास करना चाहते हैं, आप बहुत संक्षेप में उन्हें गाइड कीजिए। जैसे आप अध्यापक हैं तो आप काफी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे अभी हम सबको पता है कि बच्चे स्कूल में इतना आते नहीं है, तो आप अपना नियमित अध्ययन करें, और 4 से 5 घंटे जितना भी आप निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे टाइम बढ़ जाता है, स्टार्टिंग में 4 से 5 घंटे निकालिए, आप तैयारी कीजिए, और आप पूरा सिलेबस स्ट्रेटेजी बनाइए, बुक्स रखिए। धीरे धीरे आपका भी इसमें काफी मतलब टाइम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक टीचर वैसे भी टीचिंग से जुड़ा रहता है, तो अध्ययन का उसे खुद को भी। जी, और जैसे इसमें आरबीसी बुक्स पढ़ानी होती है तो उनका भी काफी अच्छा हो जाता है। माँ को कितना क्रेडिट दो? पूरा माँ बाप का ही है 100%, क्योंकि इन्होंने मुझे वहाँ भेजा, मुझ पे काफी ट्रस्ट दिखाया, 3-4 साल बहुत पेशेंस रखा, मैंने जितने रखा, जितना मेरी फैमिली ने पेशेंस रखा, तो सारा क्रेडिट इनका ही जाता है।
आप जयपुर रही हैं जी और गांव की हैं, मूलतः गांव की जी। हैं, रहते कस्बे में हैं। जी गांव और कस्बे के बच्चों को जो गुलाबी नगर जाते हैं, जी एक बार उसकी जो चमक धमक है वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। आपके साथ क्या रहा? मेरे साथ बस यही रहा, मुझे बस मेरा शहर दिख रहा था और वहाँ पे बस मेरी पढ़ाई दिख रही थी कि अगर कुछ लग जाते हैं तो ये बाद में भी कर सकते हैं। तो कभी जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, एग्जाम पास होता है, तो आप कभी कभार चले जाइए सैर सपाटे पे, घूम आइए, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन आप ज़्यादा अगर उन चीज़ों में लिप्त हो गए तो आपकी पढ़ाई नियंत्रण जरूरी है। जी। उस समय नियंत्रण जरूरी है कि आप 10 दिन में 5 दिन में कहीं डोले आए चले गए, फिरे। उससे क्या माइंड रिलैक्स हो जाता है और आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट वहीं आने लग गया, आप घूमने लग गए, पढ़ाई ऐसे हो गया कि चलो कल करेंगे, चलो परसों करेंगे, तो आपका टॉपिक निकलता जाता है और आप उसको फिर बहुत ऐसे करते हैं तो वो आपके दिमाग में मतलब बैठ नहीं पाती चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट जगह फिर आप चले गए गौरव टावर पर, तो गौरव टावर तो खींचेगा अपनी ओर। फिर रोज इच्छा होगी कि आप गौरव टावर जाएं, वहां की आबो हवा लें। जी कविंद्र शर्मा जी ने आपको धन्यवाद दिया है अपनी उसके लिए, लेकिन ये एक और साथी हैं जो उन्होंने पूछा है कि आपने ग्रेजुएशन डीक से ही किया है प्राइवेट, जी मतलब परीक्षाएं भी आपकी यही हाँ। हुई होंगी जो है वो। और उनका एक और सवाल था, सवाल निकल जाते हैं। सूचना आपको कब मिली रिजल्ट की? ये जैसे 13 जुलाई को आखिरी तय दिन था को पहले था, से ही? तो हाँ लगभग हम सभी में एक कयास लगाया जा रहा था कि उसी दिन डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, फिर 6-7 बजे न्यूज पर ही आने लग गया था कि आरपीएससी द्वारा रिजल्ट तैयार किया जा तैयार रहा किया है। तो जा तब से ही हमें था कि आज 10-11 बजे तक रिजल्ट आ सकता है। अपेक्षा के अनुरूप रहा या अप डाउन कुछ है? वो तो देखो चलता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेहनत है, आप आगे भी करते रहो तो आपको सारी चीजें होती हैं। तो मैं काफी खुश हूँ कि हाँ मुझे इसमें सफलता मिली। हालांकि आप 2-3 अपनी प्राथमिकताएं बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी जब फील्ड पोस्टिंग होगा जी कहाँ फोकस ज्यादा रहेगा? मैं समझी नहीं आपका। जब आप सीट पर बैठ जाएंगे जी तो उस समय आपका फोकस प्रशासन में किन चीजों पर ज्यादा जी रहेगा? जी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, जैसे कहीं पानी की समस्या चल रही है, सड़क की नहीं होती प्रॉपर, और अभी बारिश के मौसम में बहुत समस्याएं देखने को मिलती, स्वच्छता जो हम देखते हैं, तो इन चीज़ों का भी मैं रखूंगी। और महिला शिक्षा का जो एक होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको अवसर दिए जाएं कि वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो उसमें भी मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी। इस विषय पर क्या कोई दिमाग में कोई कंसेप्ट आपके में पहले से ही है कि मैं अगर कोई अफसर बनती हूँ तो महिलाओं के लिए ये चीज विशेष तौर से करूंगी? जी, एक तो उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं लड़कियां, या घरेलू काम में इतना लिप्त हो जाती है कि शिक्षा अच्छे से नहीं कर पाती है। तो एक तो शिक्षा जो है अगर महिलाओं को प्रॉपर तरीके से मिलती है तो एक होता है ना सर्वांगीण विकास, तो वो प्राप्त होता है। और जैसे कि हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। तो एक बेहतर समाज के लिए महिला का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक चीज जो बीच में आपने कही थी कि लोग ताने मारते हैं या कुछ भी करते हैं, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी थी, बहुत बड़ा है रोग, जी क्या कहेंगे लोग। जी, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको बस मैं यही कहूंगी, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करते हो तो भी वो कहते हैं, आप बुरा करते हो तो भी वो कहते हैं। बस आप उस पर कितना फर्क पड़ने देते हो अपने आप पे, वो फर्क पड़ता है। आप सुनिए उनकी, लेकिन आप उसको दिल पे मत लीजिए। आप अपने आप कैसे पर बचाए आदमी दिल पे नहीं ले? बस अपने मेहनत पे फोकस रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपके साथ हमेशा आपके परिवार, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। आपके माँ बाप का आशीर्वाद होता है। आप अपनी मेहनत रखिए। बस आप ये सोचिए कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो भी इनको कहना है, मैं कुछ ऐसा करूंगा तो भी इनको कहना है। तो आप अपनी मेहनत रखिए, अपने आप को नियंत्रित रखिए, नियमित रखिए, और आपको वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक दो सेल्फ महीने- डिसिप्लिन जी, अगर आपके पास है, खुद पर नियंत्रण, क्योंकि कई इच्छाएं व्यक्ति को भटकाती भी हैं, वो उसका रास्ता भटकाती भी हैं। एक बात, अभी आपने माँ बाप के साथ साथ गुरुजनों का आशीर्वाद, जी। कोई ऐसे गुरु जिन्हें आपको पढ़ाने का अवसर मिला, जिन्हें आप याद करना चाहेंगे कि मेरी बुनियाद को मजबूत करने में इनका बड़ा योगदान रहा? जी, मेरे सभी गुरुजनों को पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ। उन सभी का मुझ पे कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा था। सवाई माधोपुर में मेरी
अध्यापिका है, मतलब लीना गुप्ता जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी प्रतिभा को पहचाना था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट किया करते थे कि आप काफ़ी अच्छा करोगे और काफ़ी मतलब आप में है। मैं एवरेज स्टूडेंट रही थी, हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे देखा था कि नहीं इसमें है, तो वहाँ पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो उनमें मैं लीड करती थी, तो उन्होंने मेरी नेतृत्व क्षमता को वहाँ पे देखा था, मेरी बोलने की क्षमता को उन्होंने देखा था। मैंने सवाई माधोपुर को रिप्रेजेंट किया हुआ है स्टेट लेवल पे। अच्छा। तो ये टीचर्स की ही बदौलत था कि उन्होंने एक साधारण सी लड़की में एक असाधारण प्रतिभा देखी, और फिर यहाँ पे भी विकास स्कूल का, जैसे मैंने बताया 12th मैंने यहाँ से की थी, तो यहाँ पे भी दीपक सर, मनोज सर जो मेरे अध्यापक रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझ में देखा था कि नहीं ये कुछ अच्छा कर सकती है, तो वहाँ से मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिला। टीचरों का बहुत योगदान रहता है कि वो आपके अंदर की जो चीजें होती हैं जिनका कई बार विद्यार्थी को खुद को पता नहीं रहता है और उसे एक अवसर दे देते हैं। जी, मैं काफ़ी शांत स्टूडेंट रही थी, मैं बस अपनी पढ़ाई करती थी, घर आ जाती थी, लेकिन जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, एक आशु भाषण प्रतियोगिता होती हाँ। थी, स्पीच होती थी, पर्यावरण संरक्षण वाले होते, तो उनमें मैम मुझे लीड करती थी कि आपको ये करना है, ये करना है, आदेश दे दिया टीचर ने, तो फिर बच्चे तो को फिर मैं रुचि। करती थी उसमें, और मैं जैसे मैंने आपको बताया मैंने उसमें 2nd रैंक प्राप्त की थी उसमें, और जयपुर गई थी मैं अपने सवाई माधोपुर को रिप्रेजेंट करते थे। आप पहले से सरकारी कार्मिक हो या ये आपको पहली बार कविंद्र शर्मा जी जानना चाहते नहीं, हैं? मैं पहली बार पहली बार ही। आखिर में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी समग्र रूप से? ऐसे अभिभावकों से आप कुछ कहिए जो बच्चों पर भरोसा नहीं रखते हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, और वो कहते हैं नहीं हमें नहीं भेजना, जो कुछ करना है यहीं कर लीजिए। देखिए, मैं बस यही कहूंगी, अगर आपके बच्चे में लगन है, मेहनत है, तो आपको भी सब्र रखना होगा, आपको उन पर विश्वास रखना होगा, और एक ना एक दिन ऐसा परिणाम आएगा जो आपको भी लगेगा कि मैंने इसकी बात मानकर बहुत अच्छा किया। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि बच्चे को अवसर दीजिए, उनको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, जिससे वो अपने साथ अच्छा, घर के साथ, आपका और समाज के साथ भी अच्छा कर सके। साथियों, आखिर में बहुत बेहतर बात सुमन ने बताई है कि अवसर की समानता देश में भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन अवसर देना ये शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो बच्चों को डिमोटिवेट ना करके उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें, उन्हें अवसर दें। हो सकता है कि वो पढ़ाई में नहीं, किसी और क्षेत्र में, हो सकता है कोई खेल के क्षेत्र में ही आगे बढ़ जाए। कोई आपने किसी को एंकरिंग करने का स्कूल में अवसर दे दिया तो वो एक अच्छा एंकर बन सकता है, वो डांसर बन सकता है। तो अवसर देते रहिए। सुमन जी, आपने चर्चा के लिए खूब लंबा समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।